गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन टारगेटिंग को। आप लोगों के लिए नया टॉपिक होगा और बहुत ही आसान है। आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान है। वैसे तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये टॉपिक आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप ये मान के चल सकते हैं कि यहां से आपको क्वेश्चन CSIR में सेक्शन सी में 100% मिलेगा। दूसरा पॉइंट, यदि 100% मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन होगा। कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तुलना इस तरह से करी जाती है कि बहुत कठिन होते हैं, तो आप बिल्कुल सभी लोग डरे नहीं। ये टॉपिक बहुत ही आसान है। जैसा हम लोग रोजमर्रा में अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, कोई नया रिलेटिव है उसके यहाँ जाना है तो पता पूछ के जाते हैं, या कई नए शहर में जाते हैं। आप लोग एग्जाम देने का आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए आपने कई बार पूछा होगा। उसी तरीके से प्रोटीन टारगेटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी बहुत ही आसान और एक व्यवहारिक कॉन्सेप्ट है। बस उसे हमें बायोलॉजिकल साइंस के हिसाब से पढ़ना है। हमारी साइंस में, हमारी सेल के लेवल पर किस तरह की साइंस है, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा प्रोटीन का मूवमेंट होता है उसके अपने फाइनल डेस्टिनेशन में, हम लोग उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है प्रोटीन टारगेटिंग, या इसे हम प्रोटीन सॉर्टिंग भी कहते हैं। ये प्रोटीन टारगेटिंग है क्या? प्रोटीन टारगेटिंग किसे कहते हैं? एक बड़ा क्वेश्चन ये है, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब है वो मैकेनिज्म, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रोटीन को उसके अपने फाइनल लोकेशन पर भेजा जाना। उदाहरण के तौर पर कोई माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, हमारे न्यूक्लियस में उस प्रोटीन का mRNA बनता है, वहां से वो प्रोसेस होकर के mRNA साइटोसोल में आता है। साइटोसोल में राइबोसोम्स उस mRNA को ट्रांसलेट करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, और जब वो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है तो वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की है, तो साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुई है, सिंथेसाइज हुई है। साइटोप्लाज्म से वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट करी जाएगी। ये ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है इसे हम प्रोटीन टारगेटिंग कहेंगे, कि प्रोटीन का जहां वो सिंथेसाइज हुई है उस लोकेशन से उसके अपने फाइनल लोकेशन पर पहुंचना, जहां पर वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे प्रोटीन टारगेटिंग। और भी कई सारे उदाहरण हैं। बहुत सारी सेल्स हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं और वो हार्मोन सेल के बाहर सिक्रीट किए जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण लूंगा, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स बहुत सामान्य सा उदाहरण है। वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, तो सेल के अंदर ही तो बनेगा। इंसुलिन तो प्रोटीनिशियस हार्मोन है, तो सेल के अंदर बनेगा। बनने के बाद उसे सेल के बाहर रिलीज करना है, ये भी एक प्रोटीन टारगेटिंग का ही हिस्सा है। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के बाद सेल के इंटरनल लोकेशन से उसे सेल के बाहर रिलीज करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी प्रोटीन्स होती, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले की क्लासेस में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी तो सेल के अंदर ही सिंथेसाइज हुई होंगी, और वो कैसे मेम्ब्रेन में पहुंची, कैसे मेम्ब्रेन में इंसर्ट हुई, मेम्ब्रेन तक पहुंचने की उनकी जर्नी क्या थी। तो ये प्रोटीन की अपनी सिंथेसाइज होने वाली लोकेशन से उसकी फंक्शनल लोकेशन, उसके अपने फाइनल डेस्टिनेशन जहां पर वो जाकर के अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, वहां तक के पहुंचने की पूरी जर्नी को हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। और उम्मीद है सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रोटीन टारगेटिंग से। जो मैंने बताया हुआ है इसी को अंग्रेजी में लिख दिया है, आप लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये होती है कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप इजिली चीजों को समझ सकते हैं और अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, आपकी सोच और समझ पर बेस्ड होकर के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत रटना भी नहीं है।
बायोलॉजिकल साइंस में एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है कि रटने वाली साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बस टर्मिनोलॉजीज साइंस पर बेस्ड हैं और वो टर्मिनोलॉजीज साथ में इवॉल्व होती हैं जब कोई नया कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश होता है। तो जरा सभी लोग ध्यान दें, द मैकेनिज्म ऑफ सेल्स टू यूज फॉर डिलीवरी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर proper cellular destination is referred to as protein targeting or protein sorting. Mechanism of cells to use, cells का वो मैकेनिज्म जो या ये कहें सेल्स जो मैकेनिज्म यूज करती है प्रोटीन को उसके अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, उसे हम प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं। अब सभी लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट पर ध्यान देना है। जब आप राइबोसोम्स पढ़ते हैं या आप यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। हमारी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को यदि हम छोड़ दें, क्योंकि वो सेमी ऑटोनॉमस है, उनके पास अपने खुद राइबोसोम्स और खुद के राइबोसोम्स हैं, अपना डीएनए भी है, और मॉलिक्यूलर लेवल पर जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन के लिए, वो भी होते हैं। एक पॉइंट यहां पर आपको ध्यान देना है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस हैं, अपनी प्रोटीन खुद बनाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो रहता है कि वो अपनी सारी प्रोटीन बना लेते हैं या फिर कुछ बहुत बना लेते हैं, या फिर हम कहें वो अपनी मैक्सिमम प्रोटीन्स बना लेते हैं, बस थोड़ी कुछ प्रोटीन्स हैं जो नहीं बना पाते हैं, जो न्यूक्लियस से इनकोड होकर के आती हैं। ये 3 पॉइंट हो सकते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन्स मिल रही हैं, जो सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स मिल रही हैं, वो लगभग सभी प्रोटीन्स न्यूक्लियर जीनोम से इनकोड होकर के आती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपनी कुछ ही प्रोटीन इनकोड कर पाते हैं और बाकी सभी प्रोटीन्स इनकोड होकर के कहां से आएंगी? न्यूक्लियस से। इनकोड होने का मतलब है वहां उनके जीन से, हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है वहां उन पर जीन से, वहां से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए साइटोसॉल में ट्रांसलेट होगा और देन वो ट्रांसपोर्ट होकर के आएंगे। तो यदि कुछ प्रोटीन्स को छोड़ दें तो सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस साइटोसॉल में होगी, क्योंकि हमारे राइबोसोम साइटोसॉल में प्रेजेंट हैं। तो मैं प्रोटीन टारगेटिंग में इस पॉइंट को लिख रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ट्रांसलेशन वगैरह आप लोगों को पता होगा। इस टॉपिक को थोड़ा फ्रेम करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, हमारे राइबोसोम्स 80S राइबोसोम साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, और सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस जिनके एमआरएनए न्यूक्लियर जीन से इनकोड होकर के आते हैं, उनकी सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में शुरू होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में शुरू होती है फ्री राइबोसोम्स पर। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के, वहां शुरू होती है, लेकिन उसमें से मान लेते हैं कि वहां पर बहुत सारी प्रोटीन्स की सिंथेसिस बहुत सारे एमआरएनए न्यूक्लियस से बन करके साइटोसॉल में आए और वहां पर फ्री राइबोसोम्स उनके साथ बाइंड हुए और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को शुरू किया। तो साइटोसॉल में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हुई है, बहुत सारे एमआरएनए का ट्रांसलेशन साइटोसॉल में ही कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात पूरा का पूरा एमआरएनए ट्रांसलेट कर लिया जाएगा और प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के साइटोप्लाज्म में ही रिलीज हो जाएंगी। कुछ ऐसे भी एमआरएनएज हैं जिनका ट्रांसलेशन शुरू हुआ, ट्रांसलेशन शुरू होने के साथ उसमें लगभग 15 से 30 या 40 या 50 अमाइनो एसिड्स जब उस लग गए, अर्थात एक नेसेंट पॉलीपेप्टाइड अपीयर होने लगी। तो इस पॉइंट को मैं इस तरह से कहूं कि जैसे ही ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है और कुछ अमाइनो एसिड्स की पेप्टाइड सिंथेसाइज होती है, वो पेप्टाइड
डायरेक्ट करती है उस पूरे कॉम्प्लेक्स को, एमआरएनए, राइबोसोम और नेसेंट पॉलीपेप्टाइड, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को डायरेक्ट करती है कि वो जाकर के रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर जाकर के अटैच हो जाए साइटोसोलिक फेज पर। जब मैंने आपको ईआर पढ़ाया वहां पर इसके बारे में बताया। और वहां पर जब राइबोसोम बाइंड हो जाएंगे तो बचा हुआ जो एमआरएनए का पोर्शन है, जो बची हुई पॉलीपेप्टाइड है जिसकी सिंथेसिस होना बाकी है, उस सिंथेसिस को वहीं पर वो कंप्लीट करेंगे। इससे हमें यह पता चलता है हमारी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की दो लोकेशंस हैं। एक तो साइटोप्लाज्म है, फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करें और वहीं पर उसे कंप्लीट कर दें। दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, वहां पर राइबोसोम अटैच हैं और वो राइबोसोम पहले से अटैच नहीं है, शुरुआत साइटोसोल में हुई, शुरुआत साइटोसोल में हुई और साइटोसोल में शुरुआत होने के बाद वो एमआरएनए, राइबोसोम और नेसेंट पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स आरईआर मेम्ब्रेन पर आकर के बाइंड हो गया। तो इस तरीके से हमें दो लोकेशंस मिलती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन ट्रांसलेशन की। अब आप सभी लोग इस पॉइंट को इस तरह से समझें, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें, बहुत कठिन नहीं है, आप मुझे ध्यान से सुने। जैसे आप जाते हैं एक मिठाई की दुकान पर, आप पहुंचते हैं और आपने थोड़ी मिठाई खरीदी और खरीद करके वहीं दुकान के बाहर आप निकले और बाहर का नजारा देखते हुए वहीं खा गए, अर्थात आपने वहीं खरीदा और वहीं खा लिया, कहानी खत्म हो गई। तो राइबोसोम्स ने एमआरएनएज का ट्रांसलेशन साइटोसोल में शुरू किया और वहीं पर कंप्लीट भी कर दिया। दूसरी तरफ आपने मिठाई खरीदी और खरीदने के बाद आपने खाया नहीं, आपने थोड़ी वहां चख ली और इसके बाद उसको घर लेके आ गए और घर में खा लिया। उसी तरीके से कुछ एमआरएनएज का ट्रांसलेशन साइटोसोल में शुरू तो हुआ लेकिन ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। शुरू होने के बाद जो एमआरएनएज का ट्रांसलेशन राइबोसोम कर रहे थे, अर्थात एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो रहा था, राइबोसोम एमआरएनए के साथ बाइंड है और कुछ हिस्सा प्रोटीन का सिंथेसाइज भी हो चुका है, अर्थात राइबोसोम एमआरएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स मूव कर जाता है, आरईआर मेम्ब्रेन पर जाके अटैच हो जाता है और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होगी जो बची हुई थी, अर्थात जो रेस्ट, जो रिमेनिंग पार्ट प्रोटीन का था वो वहां पर कंप्लीट होगा। इस तरह से ये दो लोकेशंस हो गए। क्या आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? मुझे यस और नो में जल्दी बताएं, क्या आप सभी लोग इसको समझ पा रहे हैं? प्रियंका यस, वेद, वर्षा, प्रभात, लता, आदिति, अरुण, प्रभात त्रिपाठी ने यह क्वेश्चन किया है कि सर यस और नो में बता दीजिए कि कोरोना का वैक्सीनेशन संभव है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मैं वैक्सीन डिजाइनिंग पर एक दिन पूरा क्लास ही लेता हूं। वैक्सीन डिजाइनिंग क्या है और क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एक वैक्सीन के लिए। त्रिपाठी जी, संभव है भी और थोड़ा मुश्किल भी है। तो यदि हम लोग व्यवहारिक तरीके से देखें तो असंभव कोई चीज नहीं है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए, जब हम लोग वैक्सीन के बारे में सोचते हैं कि वैक्सीन क्या हो, तो वैक्सीन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हम वैक्सीन के बारे में जब भी बात करेंगे तो कई अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान दें, जब हम लोग किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाते हैं तो दो तीन बेसिक पैरामीटर्स हैं, आप उन्हें समझ लीजिए। एक तो वैक्सीन क्या है। वैक्सीन वो
वैक्सीन को कह सकते हैं ये पैथोजन का अपना एक कंपोनेंट है, अपना उसका एक पार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट है। अब स्ट्रक्चरल में क्या हो सकता है, उसका एक कोई एंजाइम हो सकता है, उसके सरफेस की कोई प्रोटीन हो सकती है, और कोई उसका प्रोटीन हो सकती है जिसका रिलेशन उसकी एक्टिविटी में एसेंशियल हो। वो कोई पोर्शन हो सकता है जिसको हम यूज करके और उसको एनिमल्स में या ह्यूमंस में इंजेक्ट करें और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बने। जब नेचुरल पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पोर्शन को रिकॉग्नाइज करके उस पर अटैक करेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब जो हमने मान लेते हैं कोई वायरस है, वायरस की जो सरफेस प्रोटीन है उसको हम एज ए वैक्सीन यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो सरफेस प्रोटीन आर्टिफिशियल कंडीशन में हम बना तो ले रहे हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं है, या वो प्रोटीन की जो फोल्डिंग पैटर्न है या प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो बहुत कमजोर है, वो इम्यूनोजेनिक नहीं है। तो इम्यूनोजेनिक नहीं है तो बॉडी में इंजेक्ट तो करेंगे लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होंगी। कई बार उनकी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती जिनको हम लोग टारगेट करते हैं, जैसे उनकी सरफेस प्रोटीन हो गई जो हमारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं। तो कई बार पैथोजन की प्रोटीन्स ग्लाइकोसाइलेटेड होती है, उनके ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन का अपना एक पैटर्न होता है। तो यदि हम आर्टिफिशियल कंडीशन में वैक्सीन बनाना चाहते हैं तो हम प्रोटीन, तो मान लीजिए हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स को जोड़ लिया लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन कैसे कर पाएंगे, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। और जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर ये कोरोना वायरस है, इनके केसेस में भी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी हम टारगेट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो वैक्सीन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उस वैक्सीन का अपना केमिकल नेचर होता है। कई बार मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन इम्यूनोजेनिक होगा या नहीं होगा, उसके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो ये होता है कि उसका अपना मॉलिक्यूलर वेट क्या है। एक आइडियल वैक्सीन के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए। यदि हम किसी प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं कि पैथोजन की एक प्रोटीन को हम एज ए वैक्सीन टारगेट कर रहे हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सफिशिएंट होना चाहिए और मोर देन 10,000 डाल्टन उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, और जितना ज्यादा होगा इम्यूनोजेनिसिटी भी ज्यादा होगी, उसकी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, उसका हमारे टिश्यूज में ससेप्टिबल होना जरूरी है, हमारे टिश्यूज के एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक होना जरूरी है। यदि वो ब्रेक नहीं होता है तो एंजाइम नहीं है, और यदि वो जल्दी से ब्रेक हो जाए वो वैक्सीन नहीं है, या ये कहें वो इम्यूनोजेनिक नहीं है, और यदि वो तेजी से ब्रेक हो जाए तभी इम्यूनोजेनिक नहीं है। अर्थात हमारी बॉडी में ब्रेक भी हो और उसका ब्रेकडाउन स्लोली हो। अगला पॉइंट ये भी है कि वो प्रोटीन जो भी हम यूज कर रहे हैं पैथोजन की, वो फॉरेन भी होनी चाहिए। उस तरह का कोई मैचिंग, हमारे बहुत सारी वायरस की प्रोटीन है, ऑटो इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि एक वायरस की हमने प्रोटीन को सिलेक्ट किया एज ए वैक्सीन, और उस प्रोटीन का कोई अमाइनो एसिड सीक्वेंस, प्रोटीन का कोई भी हिस्सा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन का कोई भी, कहीं पर भी प्रोटीन का जो अपना एक पूरा अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, उसका कुछ पार्ट का अमाइनो एसिड सीक्वेंस यदि हमारी बॉडी की किसी प्रोटीन के साथ मैच होने लगा, यदि मैच करेगा तो वहां प्रॉब्लम होगी। जो इम्यून सिस्टम उस प्रोटीन के अगेंस्ट में डेवलप होगा, जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, वो हमारी उन प्रोटीन्स को भी डैमेज कर सकता है। ये ऑटो इम्यूनिटी का केस भी हो सकता है। कोई बात नहीं त्रिपाठी जी, वैक्सीन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बनाया जा सकता है। आज के समय में साइंस उस लेवल पर है कि बनाया जा सकता है, लेकिन बस थोड़े समय की जरूरत है, अचानक इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे तुम लोगों को वैक्सीन डिजाइनिंग के बारे में, वैक्सीन क्या होते हैं, कितने तरह के वैक्सीन हैं, कौन कौन से कंपोनेंट को हम एज ए वैक्सीन यूज कर सकते हैं, और वैक्सीन बनाने के लिए बेसिक पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। देखिए, एक होता है लैब में वर्क करना, एक लैब में, लेबोरेटरी में वर्क करना है, वैक्सीन बनाना है। लेकिन कुछ वो तो एक लैब वर्क हो गया, क्या हम किसके अगेंस्ट में, क्या कौन सा कंपोनेंट यूज करके वैक्सीन बनाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है वैक्सीन डिजाइनिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, वो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे डेवलप होता है। तो जब हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी करते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में एक्टिवेट होता है, उसका बिहेवियर क्या है।
उसके रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या है। हम उन्हीं तरीकों, उन्हीं व्यवहार को देख करके वैक्सीन्स को डिजाइन करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे व्यवहार करता है। प्रोटीन एंटीजन है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है या नहीं है, लिपिड एंटीजन है या नहीं है, डीएनए एंटीजन है या नहीं है। अलग अलग कैटेगरी होती है और हर एक एंटीजन का अपना अलग अलग पैरामीटर हो सकता है। तो एक बड़ा टॉपिक है, समय आने पर मैं आप लोगों को उसे पढ़ाऊंगा और आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे उसके बारे में कि वैक्सीन्स क्या होते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि हम लोग अपनी टॉपिक पर आगे बढ़े। आप लोग ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रोटीन टारगेटिंग पर। तो अभी तक मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग 2 लोकेशंस के बारे में समझ पाए हैं, तो सभी लोगों ने आंसर दिया था यस। ठीक है, चलिए आप सभी लोग, आने वाले समय में आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है इम्यूनो में, और आपने यदि एक बार सीख लिया तो आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस फील्ड में जनरली लोगों को ये एक प्रॉब्लम रहती है कि मैंने पढ़ तो लिया है, मेरा पढ़ा हुआ तो बहुत है, लेकिन मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो क्लासिकल साइंस है, एडवांस साइंस है, और आपको उसको साइंस के नजरिए से ही पढ़ना होगा। उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें समझते हैं, कई सारे टॉपिक्स रिलेट होते हैं, तो उनको हम लोग समय आने पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट्स के बारे में बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस की 2 लोकेशंस हैं। चलिए शुरुआत, मैंने सारी चीजों को बता दिया है, उन्हीं पॉइंट्स को आप यहां देख लें। द सिंथेसिस ऑफ ऑल प्रोटीन्स एक्सेप्ट फ्यू माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट बिगिंस ऑन राइबोसोम्स इन द साइटोसोल। सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स को छोड़ दें, तो सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस शुरू होती है राइबोसोम्स जो साइटोसोल में फ्रीली प्रेजेंट है। बट आफ्टर बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन की शुरुआत हो गई उसके जस्ट बाद सर्टेन नेसेंट प्रोटीन्स, कुछ जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही, नेसेंट प्रोटीन का मतलब है जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन के समय आप लोग देखते हैं ये एमआरएनए है, एमआरएनए, इस एमआरएनए को ट्रांसलेट कर रहे हैं राइबोसोम्स, कुछ इस तरीके से। ये राइबोसोम है जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और इसी ट्रांसलेशन की प्रोसेस के साथ प्रोटीन भी सिंथेसाइज होकर के और बाहर की तरफ इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड है जो सिंथेसाइज हो रही, ये पॉलीपेप्टाइड, इसे हम लोग नेसेंट पेप्टाइड कहेंगे। अर्थात अभी कंप्लीट सिंथेसिस नहीं हुई, तो राइबोसोम हो गया, एमआरएनए हो गए, और जब राइबोसोम एमआरएनए को ट्रांसलेट करेगा तो अभी थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन हुआ है और प्रोटीन के एन टर्मिनल का पोर्शन इमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है राइबोसोम से, हम लोग इसे नेसेंट पेप्टाइड कहेंगे। तो जैसे ही शुरुआत होती, शुरुआत के होने के बाद कुछ एमआरएनएज के ट्रांसलेशन के साथ जब नेसेंट पॉलीपेप्टाइड इमर्ज होती है, अपीयर होती है, वैसे ही इस पेप्टाइड के पास सिग्नल है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डायरेक्ट करती है कि ये जाकर के बाइंड हो जाए आरईआर मेम्ब्रेन पर। तो वही पॉइंट लिखा है, बट आफ्टर बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन सर्टेन नेसेंट प्रोटीन्स डायरेक्ट द राइबोसोम टू बाइंड टू द आरईआर मेम्ब्रेन, आरईआर मेम्ब्रेन पर बाइंड हो। The remaining part of nascent polypeptide is synthesized on ribosomes attached to RER membrane, और जो बचा हुआ पार्ट है अब RER membrane पर ही सिंथेसाइज होगा। 10 प्रोटीन सिंथेसिस, 10 प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट 2 डिस्टिंक्ट लोकेशंस विद इन सेल। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं हमारी सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस 2 अलग अलग लोकेशंस पर होती है। आपको यह ध्यान रखना है, अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन में इन पॉइंट्स को बताया हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, कहां सिंथेसाइज होती हैं, और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे लिए स्टडी करने के लिए। प्रोटीन टारगेटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले तो जब भी हम टारगेटिंग पढ़ते हैं तो टारगेटिंग में हमें यह जानना होता है प्रोटीन कहां से सिंथेसाइज होकर के आएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपको कुछ भी खरीदना है, आपको एक बुक खरीदना है, किसी भी शहर में आप हैं, यदि आपको बुक खरीदना है तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि ये बुक स्टोर कहां पर है, हमें कहां जाना होगा। जब आपको ये पता चल जाएगा हमें वहां जाना है तो आप आसानी से वहां ला सकते हैं। उसी तरीके से प्रोटीन टारगेटिंग को जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसी स्टूडेंट का नॉलेज इस टॉपिक में तभी बेहतर होगा जब वो ये जानेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस होती कहां पर है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन इंपोर्ट हो रही है, यदि आप इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, इंपोर्ट हो रही है मतलब प्रोटीन आ रही है, तो क्वेश्चन ये भी तो हुआ कहां से आ रही है। तो जब हम लोग इस टॉपिक को, मैंने जो पीछे आपको बताया कि ध्यान रखते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे सेल्स के लेवल पर कहां होती है, तो हमारे 50% से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है कि प्रोटीन कहां से आएगी। और बहुत सारे जो अदर क्वेश्चंस हैं जो आगे हम लोग टॉपिक को जब पढ़ेंगे उनको भी आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस की लोकेशंस दो हैं, वन इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, एंड सेकेंड इज आरईआर मेम्ब्रेन। आरईआर मेम्ब्रेन मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा चुका हूं, किस तरीके से राइबोसोम्स आउटर फेस पर जुड़े होते हैं, साइटोसोलिक फेस पर अटैच्ड होते हैं। तो जरा ध्यान दें, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन फ्री राइबोसोम्स। जब हम लोग साइटोसॉल की बात करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड जो भी प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसॉल में हो रही हैं वो फ्री राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज होगी, वो अटैच तो है नहीं। आफ्टर सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज्ड इनटू साइटोसॉल। सिंथेसिस के बाद पॉलीपेप्टाइड जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है वो साइटोसॉल में रिलीज कर दी जाएगी। तो जब एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा और उसकी सिंथेसिस साइटोसॉल में कंप्लीट होगी तो फ्री राइबोसोम उसे ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट होने वाली प्रोटीन रिलीज हो जाएगी साइटोसॉल में। अब आप जरा ध्यान दें, साइटोसॉल में प्रोटीन रिलीज हो गई है, हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल प्लांट सेल की बात करें, और पेरोक्सिसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर का भी पोर्शन है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। तो ये सारे हमारे ऑर्गेनल्स हैं, डेस्टिनेशन है प्रोटीन, वो प्रोटीन कहां की हो सकती है, वहां उसे जाना है। इस टॉपिक से आपको यह क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऑर्गेनल की प्रोटीन कहां से इंपोर्ट होकर के आती है, अर्थात उसकी जर्नी कहां से शुरू होगी, यहां से ये क्लियर हो जाता है। तो जब हम किसी टॉपिक में यदि कोई मुझसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में बात करेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन कहां से आएगी, और जब हमें यह पता होगा तो हम ये भी समझ जाएंगे उसको टारगेट करने के, उसको वहां से लाने का प्रोसेस क्या था और कौन कौन से अदर कंपोनेंट इन्वॉल्व हुए। अब यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोटीन साइटोसॉल में सिंथेसाइज होंगी, या ये कहें जो फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे साइटोसॉल में, वो प्रोटीन कहां की हो सकती है, वो प्रोटीन किस कंपार्टमेंट की हो सकती है, यहां से कंपार्टमेंट का डिसीजन हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स इंक्लूड, जो फ्री राइबोसोम्स अर्थात साइटोसोलिक राइबोसोम्स, साइटोसॉल में जो फ्री राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज करने के बाद प्रोटीन साइटोसॉल में रिलीज कर देंगे, वो प्रोटीन कहां की हो सकती है, आप ध्यान दीजिए। एक तो वो साइटोसॉलिक प्रोटीन हो सकती है अर्थात वो साइटोसॉल की ही हो, दूसरा वो न्यूक्लियस की हो सकती है, न्यूक्लियर प्रोटीन हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ साइटोसॉल में सिंथेसाइज होने के बाद उसे न्यूक्लियस जाना है। वो प्रोटीन पेरोक्सिसोम की हो सकती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट की हो सकती है, या फिर पेरीफेरल प्रोटीन हो सकती है साइटोसॉलिक फेस पर। जब हम लोग मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आपको ध्यान रखना है
साइटोसॉल की हो सकती है, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, या फिर वो साइटोसॉलिक फेज की पेरिफेरल प्रोटीन हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जब भी इन प्रोटीन्स के हम इन ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, ये अपनी प्रोटीन इंपोर्ट करेंगे तो ये साइटोसॉल से ही इंपोर्ट करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी तरफ आते हैं, जो आरईआर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स बाइंड हैं, वो कौन सी प्रोटीन्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, और वो प्रोटीन जब ट्रांसलेट होंगी तो वो कहां जाएंगी, उनकी लोकेशंस क्या हो सकती हैं, या कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनकी प्रोटीन की सिंथेसिस आरईआर मेम्ब्रेन पर होती है। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स ऑन अटैच्ड टू साइटोसोलिक फेस ऑफ आरईआर मेम्ब्रेन। जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो सिंथेसाइज होती हैं राइबोसोम्स के द्वारा, जो आरईआर मेम्ब्रेन पर अटैच्ड हैं, और आप लोग ये भी जानते होंगे राइबोसोम साइटोसोलिक फेज पर होते हैं। और जो प्रोटीन अटैच्ड राइबोसोम्स सिंथेसाइज करते हैं आरईआर मेम्ब्रेन पर, वो प्रोटीन सिक्रीटरी हो सकती हैं। सिक्रीटरी का मतलब सेल के बाहर जो रिलीज करी जाएं, अर्थात सेल के बाहर जो प्रोटीन सिक्रीट करी जाएंगी उनकी सिंथेसिस आरईआर मेम्ब्रेन पर होती है। दूसरा, सॉल्यूबल प्रोटीन से इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की। अब इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कौन है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहां समझ ले, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, या मैं कहूं वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोसोम, इन सभी को कलेक्टिवली इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, इंडोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सभी ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर्स को हम लोग कलेक्टिवली इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। इससे यह पता चलता है जितनी भी प्रोटीन, जितनी भी सॉल्युबल प्रोटीन हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ईआर ल्यूमेन की है, गोल्जी के ल्यूमेन की है, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं और वैक्यूल के एंजाइम्स हैं, ये सभी प्रोटीन्स आरईआर मेम्ब्रेन पर सिंथेसाइज होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसी इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की जितनी भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन में मिलने वाली जो प्रोटीन्स हैं, उनकी सिंथेसिस भी आरईआर मेम्ब्रेन पर होती है। इस टॉपिक से हम लोगों ने यह क्लियर कर लिया है कि कौन से ऑर्गेनल की प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होगी, और यदि सिंथेसिस का लोकेशन हमें पता है तो वो कैसे इंपोर्ट होकर के आएगी, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। मैंने आपको ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम इसके बारे में पढ़ाया हुआ था। न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूअस है आरईआर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन आगे एक्सटेंड करके, ग्रो करके बनाती है आरईआर, और आरईआर के ही फ्रंट पर गोल्जी होता है। गोल्जी से ही आप देखिए रिलेशन है लाइसोसोम का, और आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये एक सिस्टम, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थात सेल के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहां पर मैं फाइनली बोल रहा हूं, वो सभी प्रोटीन्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हैं, चाहे वो सॉल्युबल हो चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंड हो, लाइसोसोम की प्रोटीन है, प्लांट में वैक्यूल की प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, और सेल के बाहर की प्रोटीन है। उन सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस आरईआर मेम्ब्रेन पर कंप्लीट होती है। आरईआर मेम्ब्रेन पर जो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं वहां कंप्लीट होगी, और आरईआर पर सिंथेसाइज होने के बाद वो आरईआर ल्यूमेन में जाएगी। वहां पर जो उसमें चेंजेस होने हैं वो चेंजेस होंगे, देन वो ट्रांसपोर्ट होकर के पहुंचेगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वहां पर जो चेंजेस होना होगा वो हो जाएंगे, गोल्जी से उसे आगे भेज दिया जाएगा। इस तरह से उसका मूवमेंट शुरू होगा। आप लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। मुझे यस और नो में सभी लोग थोड़ा लिख करके बताइए, क्योंकि
ये जो ओवरऑल टॉपिक है वो जरूरी है कि आप समझें कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होती है और किस तरीके से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, और इसी से हम लोग अपने आगे जो टॉपिक्स हैं, आगे का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आप मुझे यस और नो में सभी लोग बताएंगे कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रियंका, वर्षा, प्रीति, श्रद्धा, प्रभात, रजनी, सोनाली, लता, सभी लोग यस बोल रहे हैं, और राहुल, सभी लोगों ने यस बोला है। इसका मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, तो मैं यहां पर इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को सबसे पहले लिख देता हूं। आप सभी लोग इस पॉइंट पर भी ध्यान दें कि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, तो सभी लोगों को ध्यान देना है। मैं यहां पर ऑर्गेनल्स के नाम लिख रहा हूं, और आगे भी हम लोग काफी डिटेल में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, मैं इंडोसोम का भी नाम लिख ले रहा हूं, इंडोसोम, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज कलेक्टिवली कॉल्ड इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। आपको यह ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम टर्म यूज करेंगे तो ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, इंडोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कलेक्टिवली इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ही क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है, ये सभी ऑर्गेनल्स एक दूसरे से प्रोटीन एक्सचेंज कर सकते हैं अलोंग विथ मेम्ब्रेन। अर्थात इन ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन, जैसा आप फैगोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस में देखते हैं कि वेसिकल बनती हैं और बड होकर के और वो ब्रेक होकर के रिलीज हो जाती हैं, तो ये सभी ऑर्गेनल्स प्रोटीन एक्सचेंज करते हैं। यहां पर ये मैं कह रहा हूं, लेकिन आगे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सभी कर सकते हैं। ईआर लाइसोसोम भेज दे, लाइसोसोम ईआर को प्रोटीन भेज दे, ऐसा नहीं है। वहां पर भी कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी ये जाने, ये सभी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन एक्सचेंज कर सकते हैं। अर्थात इन ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन इनमें से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकती, कॉन्टिन्यूअस हो सकती है। इस वजह से हम इनको इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। आगे जो हम लोग वेसिकल पढ़ते हैं, एक वेसिकल मेम्ब्रेन से रिलीज होती है और जाकर के लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाती है। जब मैंने आपको ऑटोफेगी पढ़ाया लाइसोसोम में, तो वहां पर ऑटोफेगोसोम बना, ऑटोफेगोसोम फ्यूज हो गया लाइसोसोम के साथ, तो उसे हम लोग ऑटोफेगोलाइसोसोम का, तो वो जो फ्यूजन हो रहा था वो मेम्ब्रेन बेस्ड था। तो ये ऑर्गेनल्स आपस में मेम्ब्रेन एक्सचेंज कर सकते हैं, इनकी मेम्ब्रेन से एक दूसरे से फ्यूज हो सकती है। इस वजह से हम लोग इनको इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। आप सभी लोग ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन टारगेटिंग कैसे होगी, कोई प्रोटीन अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगी। अब सभी लोग मुझे ध्यान से सुनिएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उनको पढ़ाने के बाद आगे आ रहा हूं कौन से प्रोसेस यूज करे जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है,
प्रोटीन टारगेटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेहद सिंपल है। अब आप जरा इस पॉइंट पर ध्यान दें कि कोई भी प्रोटीन जो RER मेम्ब्रेन पर सिंथेसाइज हुई है या जिसकी सिंथेसिस साइटोसोल में हुई है, वो प्रोटीन अपने फाइनल ऑर्गेनल तक कैसे पहुंचेगी? क्या ऐसा सिग्नल है जो बताएगा कि आपको इस कंपार्टमेंट में जाना है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं कि एक प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के साइटोसोल में रिलीज हो गई और यदि वो प्रोटीन न्यूक्लियस की है, तो ये कैसे पता चले कि वो प्रोटीन न्यूक्लियस की है और उसे न्यूक्लियस जाना है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो आप इसी पॉइंट को इस तरह से समझें, जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम होना है, आपका एग्जाम होना है और आपका एक एडमिट कार्ड आ गया है, आपका एग्जाम है और आपका एडमिट कार्ड आ गया है। जब आपका एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, उसी एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर के बारे में लिखा होगा, अर्थात आपको यह जानकारी दे दी जाएगी कि आपका एग्जाम किस सेंटर पर होने वाला है और वो कहां है। यह जानकारी आपको है। अब आप मुझे बताइए, यदि आप वो एडमिट कार्ड ध्यान न दें और डाल दें, मान लेते हैं आपका एग्जाम लखनऊ में है और आपके पास एडमिट कार्ड आया, आपने उसको देखा और नहीं देखा बराबर था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, आपकी आंख खुली और आप बाहर निकले, आपने देखा किसी को और पूछा, भाई साहब मेरा सेंटर कहां है? क्या आपको जानकारी मिलेगी मेरा सेंटर कहां है? उसने कहा भाई साहब मुझे नहीं पता है। फिर आप आगे बढ़े और आपने किसी से पूछा कि भाई साहब मेरा सेंटर कहां है, आप मुझे बताइए। क्या जानकारी देगा? या हो सकता है आप योगी जी को फोन लगा दें कि योगी जी मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम ये है और मेरा एग्जाम सेंटर आप बताइए। तो मुझे नहीं लगता योगी जी भी आंसर दे पाएंगे। फिर आपने मोदी जी को फोन लगा दिया कि मोदी जी मैं भी उन्हीं भाइयों में हूं या मैं उन्हीं बहनों में हूं जिनका आप नाम लेते रहते हैं हमेशा, और मेरा सेंटर मुझे बताइए। तो मुझे नहीं लगता मोदी जी भी बता देंगे। मेम्ब्रेन जब रजनी बना लेंगे, जैसे कि मैं ऐसे आपको समझाता हूं, जैसे ER की मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा इन फॉर्म ऑफ वेसिकल बड होकर के अलग हुआ और आकर के वो गोल्जी के साथ फ्यूज हो गया, तो वो गोल्जी का हिस्सा हो जाएगा, वो अलग नहीं होगा। जैसे ER के साथ कोई भी आता है तो वो ER के साथ फ्यूज हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 2 गिलास हैं और दोनों गिलास में पानी है। अब आपने एक गिलास का पानी उठाया और दूसरी गिलास में डाल दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आधी गिलास का पानी आधा नीचे रहेगा और जो दूसरा पानी होगा वो ऊपर आएगा। जिस गिलास में डाला गया उसका अपना पानी कहेगा अरे भाई तुम दूसरी गिलास के आए, तुम दूर ही रहो, बीच में एक लाइन बना के रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां का मतलब है कि वो आपस में वो उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके साथ कॉन्टिन्यूअस होगा और ये पता लगाना मुश्किल होगा कि वो ER की है या गोल्जी की है। अर्थात इनकी मेम्ब्रेन्स में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जो जिसके साथ फ्यूज होता है वो उसी का हिस्सा बन जाता है, उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तो मैं इसी पॉइंट पर हूं। सभी लोग आप मुझे ध्यान से सुने, मैं आपको टारगेटिंग पढ़ा रहा हूं, बहुत आसान है। और टारगेटिंग का जहां मैंने बेसिक्स आपको पढ़ा लिया, तो मुझे नहीं लगता है अब तक यदि हम लोग टारगेटिंग के बेसिक्स पढ़ लिए होते तो अब तक कई सारे ऑर्गेनल्स की टारगेटिंग खत्म कर लेते। तो आप लोग मुझे ध्यान से सुने। तो मैंने अभी आपसे कहा कि यदि आप एडमिट कार्ड पर ध्यान न दें और आप अपने एग्जाम सेंटर के एड्रेस को आप ना ध्यान दें और आप उस शहर जाते हैं जहां एग्जाम सेंटर है, वहां पर आपको कोई बताने वाला नहीं है, वहां पर किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो आप उसी पॉइंट पर ध्यान दें। ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी थी कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा एग्जाम सेंटर कहां पर है। और कई बार ऐसा होता है, एग्जाम सेंटर ध्यान नहीं दिया, भूल गए, कोई और नाम बता दिया, तो आप वहां पहुंच जाते हैं और वहां पता चलता है कि आप गलत जगह आ गए। उसी तरीके से हमारी सेल में प्रोटीन टारगेटिंग के लिए भी एक इंफॉर्मेशन है, एक सिग्नल है। सभी प्रोटीन को सिग्नल दिया गया है और उस सिग्नल के आधार पर उन्हें जाना है। जैसे मेरा एग्जाम सेंटर मान लेते हैं लखनऊ है, मैंने एक एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है, उस एग्जाम के एडमिट कार्ड जब आते हैं तो मेरा एडमिट कार्ड मुझे दिया गया, मैंने डाउनलोड किया
और जब मुझे मेरा एडमिट कार्ड मिला तो मैंने उसको रीड किया और पता चलता है कि मेरा एग्जाम सेंटर लखनऊ में है। तो जरा आप इसी पॉइंट पर ध्यान दें, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगी तो प्रोटीन का एमआरएनए हमारे जीन से इनकोड होगा जो न्यूक्लियस में, अर्थात जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो जीन के पास वो इंफॉर्मेशन है, उसने एमआरएनए को दी, एमआरएनए ने वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन को दी। जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी ने हमें एडमिट कार्ड दिया और उसमें हमें ये भी जानकारी दी आपका एग्जाम सेंटर कहां है, और उस एग्जाम सेंटर की इंफॉर्मेशन लेकर के मैं उस एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहा हूं। जस्ट उसी तरीके से जब हम प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ते हैं तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है हमारी सेल के अंदर, उन प्रोटीन्स के पास अपना सिग्नल सीक्वेंस होता है, अपना एक सॉर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस होता है। अर्थात प्रोटीन को किस कंपार्टमेंट में जाना है उसके लिए उसके पास सिग्नल है, उस सिग्नल के आधार पर वो अपने कंपार्टमेंट में पहुंच जाएगी। तो सभी लोग यहां पर ध्यान दें, प्रोटीन टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस डिपेंड या सिग्नल पर डिपेंड है, और ये सिग्नल प्रोटीन का अपना पार्ट है। अभी कुछ एक्सेप्शंस को अलग रखते हैं, आगे आपको बताएंगे। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी है, उसी अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एन टर्मिनल, सी टर्मिनल या इंटरनल रीजन पर हो सकता है। वो सीक्वेंस उस प्रोटीन को गाइड कर रहा है कि आपको किस कंपार्टमेंट में जाना है। जैसे आपने एडमिट कार्ड ले लिया और एडमिट कार्ड आपके पास है, जब भी आप किसी से लखनऊ पहुंचेंगे या किसी भी कहीं पर पहुंचेंगे, एडमिट कार्ड निकालेंगे और पता करेंगे ये सेंटर कहां है, आप वहां पहुंच जाएंगे। उसी तरह से प्रोटीन के पास एक सिग्नल होता है, ये सिग्नल उसके अपने अमाइनो एसिड सीक्वेंस में है, अर्थात उसके पास अपना एक सिग्नल सीक्वेंस है। वो सिग्नल सीक्वेंस उसे गाइड कर रहा है कि आपको कौन से कंपार्टमेंट में जाना है, अर्थात कौन से ऑर्गेनल में जाना है। तो प्रोटीन टारगेटिंग डिपेंड्स ऑन सिग्नल सीक्वेंस। किस पर डिपेंड करती है? सिग्नल सीक्वेंस पर। और यदि वो सिग्नल सीक्वेंस निकाल दिया जाए तो वो प्रोटीन इंफॉर्मेशन लेस है, उसको पता ही नहीं मुझे कहां जाना है, उस प्रोटीन को यह पता नहीं है मुझे कहां जाना है। तो यदि वो साइटोसोल में सिंथेसाइज होकर के रिलीज हो गई तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो साइटोसोल में पड़ी रहेगी। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है तो वहां कहानी कुछ और है। अब इसको भी समझ लो, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपके इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं वो सभी प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिंथेसाइज हुई, या तो उसकी मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाती हैं या उसके ल्यूमेन में आ जाती हैं। यदि वो प्रोटीन ईआर की अपनी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, चाहे वो आरईआर की हो या एसईआर की, तो वो उन प्रोटीन्स को रोक लेगा, अपनी प्रोटीन्स को अपने पास रख लेगा, बाकी सभी बची हुई प्रोटीन्स को सौंप देगा गोल्जी को। आप समझ लीजिए, बेईमानी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि सेल के लेवल पर बेईमानी हो गई, किसी ने देखा नहीं तो आरईआर ने प्रोटीन को छिपा लिया, उसको लगा ये बहुत बढ़िया प्रोटीन है, देखने में इसको अपने पास ही रखते हैं, और वो गोल्जी की प्रोटीन थी। गोल्जी रो रहा है कि भाई साहब मेरी प्रोटीन दे दीजिए, उसने कहा भाई साहब मेरे पास तो है नहीं। तो सेल के लेवल पर अभी भ्रष्टाचार नहीं है, आप सभी लोग इस पर ध्यान दें। आरईआर क्या करता है? अपनी प्रोटीन्स को रोक लेगा। सभी प्रोटीन की सिंथेसिस जो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की है वो आरईआर पर होगी, और आरईआर अपनी उन प्रोटीन्स को, जो अपनी प्रोटीन से उन्हें रोक लेगा, बाकी सभी बची हुई प्रोटीन को सौंप देगा गोल्जी को। अब गोल्जी क्या करता है? गोल्जी अपनी प्रोटीन को रोक लेता है, गोल्जी अपनी प्रोटीन्स को रोकेगा, बाकी प्रोटीन जब ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पर पहुंचेंगी तो वहां पर उनके अपने अपने रिसेप्टर्स होंगे, जिसको जहां जाना होगा। गोल्जी लाइसोसोम की है तो लाइसोसोम जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगी, अर्थात जिसके पास जो सिग्नल सीक्वेंस होगा आगे बढ़ेंगे। या इसी तरह समझो, यदि वो लाइसोसोम की प्रोटीन है तो लाइसोसोम भेज दी जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भेज दी जाएगी, सेल के बाहर की है तो सेल के बाहर भेज दी जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, यदि प्रोटीन के पास कोई सिग्नल ना हो तो ईआर ने सभी को उठाया और पहुंचा दिया गोल्जी पर। जब गोल्जी पर पहुंचे तो गोल्जी ने अपनी प्रोटीन रोक ली, बाकी जिस सिग्नल, जिनके पास जो जो सिग्नल थे जहां जाने के, उनको वहां भेज दिया। जिसके पास सिग्नल नहीं था, अब वो क्या करे? गोल्जी क्या करेगा? उसको उठाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज देगा। जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए तो सिग्नल है नहीं, उसके पास कोई सिग्नल नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बाहर चली जाएगी। ये सीएसआईआर में क्वेश्चन आ चुका है, द लाइसोसोमल
प्रोटीन टारगेटिंग का सिग्नल सीक्वेंस यदि हटा दिया जाए, सिग्नल सीक्वेंस यदि ना हो, तो फिर प्रोटीन का क्या होगा? तो वो प्रोटीन बाहर चली जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, यदि किसी तरीके से उनका सिग्नल सीक्वेंस रिमूव हो गया तो अब उनका कोई नहीं है, वो फाइनली स्टेप वाइज मैनर में वन आफ्टर वन स्टेप्स मूव करते हुए सेल के बाहर चली जाएंगी। अर्थात जिसके पास सिग्नल सीक्वेंस नहीं, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसके लिए कोई ऑर्गेनल भी नहीं है, उसे बाहर जाना है। जैसे मैं एक उदाहरण यहां पर रखूंगा आपके सामने, जब आप ट्रेन का सफर करते हैं तो ट्रेन के सफर में कोई ये चिल्लाने वाला नहीं होता है कि उतरिए, लखनऊ वाले लोग तैयार हो जाए, लखनऊ आ गया है। ट्रेन पर यदि आप सफर करते हैं, ट्रेन से कहीं जाते हैं, तो आपको खुद ध्यान रखना है कि हमारा स्टेशन कौन है, जो स्टेशन तुम्हारा हो वहीं उतर जाइए। और यदि आप बैठ गए और आप सोचे कि हमें रेलवे का कोई ऑफिसर या रेल मंत्री आके उतारे कि भाई साहब सम्मान से उतरिए, माला पहना के उतारिए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जहां तक ट्रेन जाएगी आप वहां तक चले जाइए, वहां से फिर अब ट्रेन रुक जाएगी, साफ सफाई करने वाले आएंगे, उठा के स्टेशन के बाहर फेंक देंगे। वही कहानी हमारी सेल के लेवल पर हो रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इन पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कई लोग कहानी सुन करके सो नहीं रहे होंगे कि चलो अभी तो सोते हैं, अभी कहानी सुनाई जा रही है। आप मुझे यस और नो में बताइए, क्या ये कहानी आपको समझ में आ रही है? प्रियंका का सभी लोग यस सर बोल रहे हैं। प्रियंका ने लिखा है कि सर आज मुझे समझ में आया है प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है, मैंने बहुत समझने की कोशिश करी लेकिन इससे पहले कभी समझ नहीं आया। प्रियंका बहुत आसान है, और मैं अभी आपको बताऊंगा। जितना मैं ये बता रहा हूं अभी लग रहा है कि ये थोड़ा कठिन है, जब हम लोग टारगेटिंग पढ़ेंगे तो और भी आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं, जो प्रोटीन टारगेटिंग है। सभी लोग यहां पर ध्यान दें, सभी लोग यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, और इस पॉइंट से भी 2-3 पॉइंट और रिलेटेड हैं, उनको भी लिखूंगा। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ गया है। सभी लोगों ने लिखा है, प्रभात ने लिखा है कहानी से भी शिक्षा मिली, अदिति यस सर, अरुण सभी लोगों ने यस लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने लिखा है सर मेट्रो कानपुर में बन रहा है और हमें तो उठा के बाहर नहीं फेंका जाएगा। अब ये तो आपको देखना होगा, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब होंगे। डॉक्टर साहब आप संभल के जाइएगा, क्योंकि पता नहीं, मुझे भरोसा नहीं है कि मेट्रो वाले तुम्हें अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे। ठीक है, क्योंकि आप दूर से ही समझ में आ जाएंगे। तो प्रोटीन टारगेटिंग, ठीक है, प्रोटीन टारगेटिंग एक सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, या ये मैं कहूं प्रोटीन टारगेटिंग इज डायरेक्टेड by a signal sequence called protein sorting signal। कई अलग अलग नाम देते हैं, प्रोटीन सॉर्टिंग सिग्नल कहते हैं, ठीक है, या प्रोटीन टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस कह देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो या सिग्नल सीक्वेंस या प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन टारगेटिंग, कई अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं।
प्रोटीन टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस। ये सिग्नल सीक्वेंस डायरेक्टेड होते हैं। दूसरा पॉइंट सभी लोग आप ध्यान रखेंगे, जिस भी प्रोटीन को हम लोग पढ़ेंगे या जो भी ऑर्गेनल होगा, चाहे वो ऑर्गेनल लाइसोसोम हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे ईआर हो, चाहे गोल्जी हो, कोई भी हो, सबके लिए अपना एक सॉर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस होता है, चाहे वो पेरोक्सिसोम। उन सभी प्रोटीन के पास अपना एक सिग्नल सीक्वेंस होता है, उस सिग्नल सीक्वेंस के आधार पर उनकी टारगेटिंग होगी। देखिए दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो सिग्नल सीक्वेंस है वो प्रोटीन का खुद का अपना हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, तो प्रोटीन signal sequence is the integral part of polypeptide in most of cases। देखिए सभी लोग, मैं यहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कुछ केसेस में अलग होगा तो वो कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जितनी भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं जिनकी टारगेटिंग होती है हमारी सेल के लेवल पर, उनका सिग्नल सीक्वेंस उस प्रोटीन का खुद अपना हिस्सा है, अर्थात वो अमाइनो एसिड का ही बना है। तो प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है पहले से लेकर के आखिर तक, या फिर मैं कहूं एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक, उन्हीं अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड का एक पोर्शन, अमाइनो एसिड में उसमें नंबर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्ट अमाइनो एसिड का एक निर्धारित सीक्वेंस ही सिग्नल सीक्वेंस की तरह वर्क करता है, जिसे हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस कहेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो यहां पर आपने ध्यान दिया है कि प्रोटीन के पास अपना सिग्नल सीक्वेंस है। इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को लिखने का उद्देश्य यह था कि वो सिग्नल सीक्वेंस प्रोटीन का ही हिस्सा है मोस्ट ऑफ केसेस में। अब अगला पॉइंट यह आता है कि यह सिग्नल सीक्वेंस हम लोगों को ध्यान रखना है जब किसी भी ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे कि वो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है एन टर्मिनल पर। आपको यहां ध्यान रखना है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लोकेशन ऑफ सिग्नल सीक्वेंस, आप सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान देंगे जब भी आप प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ेंगे। तो ये आपको पता है सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट टारगेटिंग है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो सिग्नल सीक्वेंस कहां पर होगा। तो जब प्रोटीन में वो सिग्नल सीक्वेंस है तो उसकी लोकेशन, उस सिग्नल सीक्वेंस की लोकेशन एन टर्मिनल हो सकती है, एन टर्मिनल पर हो सकता है, या फिर वो सी टर्मिनल पर हो सकता है, या फिर वो इंटरनल रीजन पर हो सकता है। वो इंटरनल हो सकता है, ना तो वो एन टर्मिनल पर हो ना ही सी टर्मिनल पर हो, वो इंटरनल रीजन पर हो। तो जब हम लोग ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूं जो संभावित लोकेशंस हो सकती है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। कुछ ऑर्गेनल्स में हम लोग देखेंगे सी टर्मिनल पर मिलेगा, कुछ ऑर्गेनल्स में एन टर्मिनल, कुछ में इंटरनल साइट पर मिल सकता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे पेरोक्सिसोम, मैं उदाहरण लूं, पेरोक्सिसोम का जो टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस है वो सी टर्मिनल पर होता है। आपको ये ध्यान रखना है। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया का उदाहरण लेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का सिग्नल सीक्वेंस एन टर्मिनल पर होता है। तो देखिए टर्मिनल पर अलग अलग जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी प्रोटीन के सिग्नल सीक्वेंस की लोकेशन अलग अलग हो सकती है। तो ये 3 संभावित लोकेशन हो सकती, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, इंटरनल। जिस ऑर्गेनल को पढ़ेंगे वहां क्लियर भी करेंगे ये सिग्नल सीक्वेंस कहां पर है, सिग्नल सीक्वेंस क्या है उसको भी जानेंगे। एक ये चीज ध्यान रखना है। अगला एक पॉइंट और ध्यान रखना है सिग्नल सीक्वेंस के बारे में। सिग्नल सीक्वेंस के बारे में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि सिग्नल सीक्वेंस क्लीवेबल है या नॉन क्लीवेबल है।
अब इसको आप इस तरह से समझें, जैसे आपने ट्रेन का टिकट लिया और मान लेते हैं आपने ट्रेन का टिकट लिया लखनऊ जाने के लिए, आप लखनऊ पहुंच गए। जब लखनऊ आप पहुंच गए तो उस टिकट की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, आप उसने उसे फाड़ के फेंक दिया, उसका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके लखनऊ पहुंचने तक उसकी इंपॉर्टेंस थी। जब आप पहुंच गए तो वो ट्रेन का टिकट आपके लिए यूजलेस है, आपने उसे हटा दिया। कई सारे केसेस में हम लोग ये भी देखेंगे कि जब प्रोटीन की टारगेटिंग हो जाएगी, वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, तो सिग्नल सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और उस सिग्नल सीक्वेंस को कट करके हटा दिया जाएगा। लेकिन कई सारे केसेस में ये भी हमें देखने को मिलता है कि सिग्नल सीक्वेंस हटाया नहीं जाता है, वो प्रोटीन का अपना हिस्सा बना रहता है। तो हम लोग इस पॉइंट पर भी आगे जानेंगे कि सिग्नल सीक्वेंस हटाया गया या नहीं हटाया गया, इसको भी हम लोग जानेंगे। अब एक पॉइंट आप और समझ लें, सिग्नल सीक्वेंस हटाना आसान होगा यदि वो एन टर्मिनल या सी टर्मिनल पर है, किसी प्रोटीन के एंड का वो हिस्सा है तो उसे हटाना आसान है। लेकिन आप जरा ध्यान दें, यदि सिग्नल सीक्वेंस एन टर्मिनल और सी टर्मिनल पर ना हो करके वो इंटरनल रीजन पर हो, जैसे ये सिग्नल सीक्वेंस है, ये सिग्नल सीक्वेंस है, तो इसे हटाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यदि इसे कट करके हटाया तो इस प्रोटीन के फ्रेगमेंट हो जाएंगे। तो जनरली जब आप क्लीवेज की बात करेंगे, जैसे आप कभी भूलते हैं, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं क्या, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी सिग्नल सीक्वेंस की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सिग्नल सीक्वेंस कौन से एंड पर है इसको भी जानने की कोशिश करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है भी जानेंगे। दूसरा पॉइंट ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसपोर्टेशन के बाद, टारगेटिंग के बाद हटाया गया नहीं हटाया गया। मैं उसी पॉइंट को यहां पर रिलेट कर रहा हूं, यदि सिग्नल सीक्वेंस टर्मिनल पर होगा, एंड पर होगा या सी टर्मिनल किसी पर, तो उसे हटाना आसान है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटी है वो हटाया ही जाएगा, लेकिन यदि सिग्नल सीक्वेंस इंटरनल रीजन पर है तो उसे हटाना आसान नहीं होगा। इस वजह से इंटरनल रीजन में पाए जाने वाले सिग्नल सीक्वेंस जनरली नॉन क्लीवेबल होते हैं, उनको क्लीव नहीं किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सिग्नल सीक्वेंस के रिलेशन में हो गया, सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है, मैं अभी कुछ पॉइंट्स पर लेकर के स्टडी कर रहा हूं, जो भी प्रोटीन टारगेट हो रही है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, जब कोई प्रोटीन टारगेट होगी तो क्वेश्चन ए भी होगा, क्या ये प्रोटीन फोल्डेड स्टेट में टारगेट होगी या अनफोल्डेड स्टेट में। प्रोटीन की जब टारगेटिंग होगी तो प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में टारगेटिंग होगी या फिर फोल्डेड स्टेट में टारगेट होगी, इसको भी ध्यान रखना है। सभी लोग इस पॉइंट पर भी ध्यान दें, हम लोग यहां पर प्रोटीन के सिग्नल सीक्वेंस के बारे में जो संभावनाएं हो सकती हैं या जिन पॉइंट को आपको याद रखना है, जिस पॉइंट्स को लेकर के आपको स्टडी करना है, वो पॉइंट्स मैंने सिग्नल सीक्वेंस के रिलेशन में बताए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, जो प्रोटीन टारगेट करी जानी है, जिस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना है, जब वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगी तो क्या वो फोल्डेड फॉर्म में है या अनफोल्डेड फॉर्म में। जैसे उदाहरण के तौर पर न्यूक्लियस की सारी प्रोटीन साइटोसोल से इंपोर्ट करी जाएंगी। यदि हम न्यूक्लियस की तरफ से देखें तो न्यूक्लियस में आने वाली सभी प्रोटीन, न्यूक्लियस में वर्क करने वाली सभी प्रोटीन साइटोसोल से इंपोर्ट होकर के आएंगी। तो जब न्यूक्लियस की प्रोटीन इंपोर्ट होकर के न्यूक्लियस आएगी तो क्या वो फोल्डेड स्टेट में आएगी या अनफोल्डेड स्टेट में आएगी। तो दोनों तरह के हमें केसेस मिलेंगे, दोनों तरह के केसेस मिलेंगे। कोई एक परसेप्शन नहीं बनाना है कि सभी ऑर्गेनल्स के लिए हम ये कह दें फोल्डेड प्रोटीन ही इंपोर्ट होकर के आएगी।
कई सारे ऑर्गेनेल्स में फोल्डेड प्रोटीन इंपोर्ट होती हैं, अर्थात उन्हें जब प्रोटीन टारगेटिंग होगी तो प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन ही टारगेट होगी। और कई सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में टारगेट करी जाएगी, अर्थात तब तक उसकी फोल्डिंग नहीं होने दी जाएगी जब तक कि वो अपने ऑर्गेनेल में नहीं पहुंच जाती। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है। तो ये फोल्डेड और अनफोल्डेड प्रोटीन का कॉन्सेप्ट हो गया है, आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, मान लेते हैं न्यूक्लियस की प्रोटीन्स की सिंथेसिस साइटोसॉल में हुई और वो प्रोटीन साइटोसॉल में सिंथेसाइज हुई, साइटोसॉल में है, क्या उन प्रोटीन्स की अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या बिना बताए झोला उठाया और पहुंच गए न्यूक्लियस में? तो आप जरा अपने हिसाब से बताइए कि माना कि आपके बहुत सारे रिलेटिव हैं, लेकिन जब भी मनाया आपने उठाया और पहुंच गए। मान लेते हैं किसी रिलेटिव के यहां कोई कार्यक्रम होना है तो आप बिना बुलाए पहुंच जाएंगे, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, आप भी ये विचार करेंगे, आप भी ऐसा चाहेंगे कि वो मुझे एक बार कम से कम फोन करके तो बोले कि तुम आ जाओ और परिवार से सभी लोग आए, फैमिली से। तो क्या इसी पॉइंट को हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग में रख रहे हैं, क्या प्रोटीन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी? तो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद ये भी तो प्रोटीन को सोचना होगा कि हम पहुंच जाएं, अचानक हमारा स्वागत ना हो और फिर मुझे अच्छा ना लगे वहां पर। वर्षा सिंह ने कहा है कि बिल्कुल सर, बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। डॉक्टर साहब का मेरा मतलब है, डॉक्टर साहब का मानना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा हमारे लिए कोई शब्द नहीं है, और श्रद्धा का आंसर है सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर होगी। और सभी लोग मुझे लिख करके बताएं कि आप इस पॉइंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अर्थात प्रोटीन बिन बुलाए मेहमान हैं, जहां ना बुलाया जाए वहीं पहुंच जाएंगे, या फिर उनको सम्मान के साथ लाया जाएगा? राहुल वर्मा ने लिखा है होनी तो चाहिए। अभी मुझे लग रहा है राहुल को दोनों तरह का शक है, पता नहीं सेल के लेवल पर होगा भी नहीं होगा। चलिए मैं इसी पॉइंट को आगे लेके चल रहा हूं राहुल का, बट बायोलॉजिकल सिस्टम है। हाँ राहुल, मैं समझ रहा हूं कि आप इस वजह से कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं क्लियर कट, क्योंकि अभी बायोलॉजिकल साइंस में आप थोड़ा सा सोच रहे पता नहीं क्या हो। सोनाली का आंसर है मेरे हिसाब से, ठीक है। राहुल वर्मा, रजनी होगी, रजनी का भी मानना है सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, उन्हें सम्मान से लाया जाएगा। सोनाली का भी मानना है सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर होगी, और त्रिपाठी जी ने भी लिखा है मेरे हिसाब से होनी चाहिए सर, ससम्मान। तो तिवारी जी ने भी मान लिया है कि होनी चाहिए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। अरुण ने कहा है सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और चलिए सभी लोग मेरे हिसाब से मान रहे हैं, कुछ लोग दबे शब्दों में मान रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मान रहे हैं। बहुत ही आसान है प्रोटीन टारगेटिंग। अब आप कहेंगे सर एक फिर नई कहानी सुना रहे हैं, तो हम लोगों ने हिंदी मूवियों में देखा है, अपने हिंदी फिल्मों में खूब देखा है कि एयरपोर्ट पर जब कोई आता है तो उसको रिसीव करने के लिए हमारी कुछ 10-15 साल पुरानी फिल्मों में तो लगभग हर एक फिल्म में कहीं ना कहीं ये सीन आ ही जाता था कि उसको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई खड़ा होता था रिसीव करने के लिए, और एक वहां पर छोटा सा उसने एक लिखा हुआ पकड़ रखा होता था हाथ में, तो उनका नाम या जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन उसको लिख करके और एक प्लेट में, और वो लेकर के खड़ा रहता था। और तो अब आप जैसे नेम प्लेट हम लोग लगाते हैं उसी तरह से एक बड़ा सा वो लेकर के लिखा हुआ खड़ा रहता था कि भाई आइए मैं तुम्हें रिसीव करने आया हूं और फिर ले चलता हूं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत देखा हुआ है हिंदी फिल्मों में। उसी हिसाब से आप समझिए कि जो प्रोटीन्स
हमारी सेल के लेवल पर टारगेटिंग होती है सेल्स की, उनको सम्मान से लाया जाता है, उनको सम्मान के साथ लाया जाता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि न्यूक्लियस की प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती हैं साइटोसोल में। अब जरा सभी लोग मुझे ध्यान से सुनिएगा और आप सेल के लेवल पर थोड़ा व्यवहारिक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। यहां पर कुछ लोगों ने मुझे मूवी का नाम लिख करके भेज दिया है, तो हाँ ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि अमित जी, मूवियों के नाम तो तुम्हें खूब पता है, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मूवी का नाम भी आ गया है, कौन सी मूवी में ये केस मिला है। ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यान दो। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, अब मेरे पॉइंट पर सभी लोग ध्यान दें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। जैसे हमारा पैरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है या न्यूक्लियस है, या मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, आगे आप इन चीजों को समझेंगे। तो प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोसोल में होगी, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या पैरोक्सिसोम। आप ध्यान दें, इन सभी ऑर्गेनेल्स की प्रोटीन इंपोर्ट होकर के साइटोसोल से आएगी। इन ऑर्गेनेल्स ने क्या किया हुआ है, अपने फैमिली के एक मेंबर को साइटोसोल में खड़ा कर रखा है, साइटोसोल में भेजा हुआ है कि देखो वहां पर अपनी प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाए तो उसको सम्मान के साथ लेकर के अपने ऑर्गेनल में आओ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइटोसोल में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, उनको रिसीव करने के लिए उनके अपने ऑर्गेनल्स के रिसेप्टर्स वहां पर हैं। क्योंकि हम लोग यहां बायोलॉजिकल साइंस में साइंस के हिसाब से रिसेप्टर टर्म यूज करेंगे, और रिसेप्टर भी तो रिसीव करने वाला है। हम लोग बात करते हैं बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाते हैं तो कह देते हैं अपने रिलेटिव से कि रिसीव करने आ जाना। तो ये रिसीव करने का तो कॉन्सेप्ट व्यवहारिक लाइफ में भी हमारे हैं। तो उसी तरीके से प्रोटीन टारगेटिंग में भी रिसेप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, अर्थात प्रोटीन को उसकी सिंथेसिस वाली साइड से उनके अपने ऑर्गेनल्स तक पहुंचाने के लिए रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी तरीके से जैसे एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर हमें रिसीव करने हमारा कोई मिलने वाला या हमारा कोई रिलेटिव आता है, उसी तरीके से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही हैं, उन प्रोटीन को रिसीव करने के लिए वहां रिसेप्टर्स खड़े होते हैं। तो शायद आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। वर्षा, श्रद्धा, सोनाली, लता, प्रभात, रजनी, ठीक है, सभी लोग यस बोल रहे हैं। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और लिखने जा रहा हूं, आप सभी लोग इस पॉइंट पर इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। रिसेप्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन टारगेटिंग। मैं यहां पर केवल आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहा हूं जहां पर हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान है, और आपको ध्यान रखना है रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे हमें यदि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पढ़ना है तो कौन सा रिसेप्टर है, यदि पैरोक्सिसोम के लिए पढ़ना है तो कौन सा रिसेप्टर है, न्यूक्लियस के लिए आएंगे तो कौन सा रिसेप्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक पॉइंट और भी आता है कि जब रिसेप्टर
प्रोटीन को उसकी सिंथेसिस वाली साइट से रिसीव करके अपने ऑर्गेनल में आ जाएगा, तो क्या ये रिसेप्टर दोबारा फिर मूव करके वहां जाएगा? यदि प्रोटीन को अपने ऑर्गेनल तक पहुंचा करके, जैसे कि मान लेते हैं न्यूक्लियस का रिसेप्टर था, उसने न्यूक्लियर प्रोटीन को साइटोसोल से और न्यूक्लियस तक पहुंचाया, पहुंचाने के बाद क्या ये रिसेप्टर दोबारा वापस साइटोसोल आ जाएगा, अर्थात दूसरे राउंड के ट्रांसलोकेशन के लिए आ जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो हम लोग कहेंगे रिसेप्टर रिसाइकलिंग हुई, रिसेप्टर्स रिसाइकिल होंगे। और यदि ऐसा ना हुआ, एक बार ही इन्वॉल्व हुआ और फिर इसके बाद वो दोबारा नहीं पहुंचा, तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि रिसेप्टर रिसाइकिल नहीं होते। तो यहां पर इस पॉइंट को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, रिसेप्टर रिसाइकलिंग होगी या फिर नहीं होगी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स रिसाइकलिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पॉइंट भी आता है यहां पर, इसको भी डिस्कस करेंगे। अलग अलग ऑर्गेनल्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होंगे और डिस्कस भी करेंगे वो रिसाइकिल होंगे या नहीं होंगे, इस पॉइंट को भी हम लोग जानेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे प्रोटीन टारगेटिंग के लिए, जिनको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बहुत अलग अलग तरह के उदाहरण दे करके, और मुझे लग रहा है आप सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका प्रोटीन टारगेटिंग को लेकर के बन गया होगा कि हमारी सेल में प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होती हैं, कौन सी साइट से, और उन साइट से कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगी, क्या एक बेसिक क्राइटेरिया होगा, उसके बारे में आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी। कौन से ऑर्गेनल्स किस साइट से प्रोटीन को इंपोर्ट करेंगे, तो मैंने आपको इसमें भी क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन करा दिया है, डिफरेंस बता दिया है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम, आपको ध्यान रखना है ये सभी अपनी प्रोटीन को इंपोर्ट करेंगे साइटोसोल से। यदि हम लोग दूसरी तरफ जाएं तो वहां पर आरईआर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी, तो वो प्रोटीन आरईआर की होंगी, गोल्जी की होंगी, लाइसोसोम की होंगी, वैक्यूल की होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होंगी और सेल के बाहर की होंगी, तो वो प्रोटीन वहां सिंथेसाइज होंगी, आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में हमारा एक परसेप्शन बन चुका है कि वो प्रोटीन कहां से इंपोर्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये, क्या कि प्रोटीन जब ट्रांसलोकेशन होगा तो ये किस पर बेस्ड होगा, उसके लिए कौन सा सिग्नल सीक्वेंस, क्योंकि सारे फंक्शन सिग्नल्स पर बेस्ड होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है कि हमारी सेल के लेवल पर प्रोटीन के पास अपने सिग्नल सीक्वेंस होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं कि उसको किस कंपार्टमेंट में जाना है। उसे हम प्रोटीन टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस या सॉर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस या सॉर्टिंग सीक्वेंस कहते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। और साथ में वो सॉर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस एन टर्मिनल पर है, सी टर्मिनल पर है या इंटरनल रीजन पर है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा जब हम लोग किसी ऑर्गेनल के लिए प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या वो सिग्नल सीक्वेंस क्लीवेबल है, अर्थात टारगेटिंग के बाद वो ब्रेक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको भी हम लोग वहां पर चेक करेंगे। प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो टारगेटिंग में प्रोटीन जा रही है, क्या वो फोल्डेड है या अनफोल्डेड है, इस पॉइंट को भी हम लोग चेक करेंगे। और उस प्रोटीन की टारगेटिंग में कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व है, उस रिसेप्टर का नाम क्या है, और प्रोटीन डिलीवरी होने के बाद क्या वो रिसेप्टर रिसाइकिल होकर के दोबारा वापस आएगा या वो रिसाइकिल नहीं होगा, इस पॉइंट को भी हम लोग जानेंगे। आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपका है यहां तक बन गया होगा। मुझे एक बार आप सभी लोग यस या नो में बताइए, या कोई प्रॉब्लम हो यहां तक आपको तो मुझे बताइए, मैं दोबारा इसको शुरू करूंगा।
वर्षा, प्रभात, अमित, सुमति, श्रद्धा, राहुल। ठीक है, सभी लोग यस सर बोल रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और दो प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सभी लोगों ने यस सर लिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सेल के लेवल पर। राहुल का क्वेश्चन है रिसेप्टर की लोकेशन क्या होगी। रिसेप्टर की लोकेशन क्या होगी? तो राहुल आपको ध्यान रखना है, रिसेप्टर वहां पर होगा जहां प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। जैसे यदि आप अपने रिलेटिव को रिसीव करने जा रहे हैं, आप रिसेप्टर हैं और आपके रिलेटिव ने कहा कि हम बस स्टेशन पर आ जाएंगे और आप मुझे लीजिएगा करके, तो आप रिसेप्टर हैं, आपको बस स्टेशन जाना होगा और बस स्टेशन पर आप उन्हें रिसीव करेंगे और तब लेके आएंगे। और जरा आप सोचे कि आप ही रिसेप्टर, आपने रिसीव करने के लिए हाँ कर दिया और घर की खिड़की छत पर गए या छत अपनी कमरे की खिड़की पर आके बैठ गए और बताया कि मैं रिसेप्टर हूं, आप चले आओ, तो उन्हें तो पता नहीं है कि आप कहां हैं। तो आप सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान देंगे कि रिसेप्टर वही मिलेगा जहां से प्रोटीन की जर्नी स्टार्ट होगी। सेल के लेवल पर रिसेप्टर वही मिलेगा जहां पर जर्नी स्टार्ट होगी, अर्थात सिंथेसिस होने के बाद या सिंथेसिस जब शुरू होगी उसी समय रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेगा। तो जैसे ही बस स्टॉप पर आपके रिलेटिव बस से उतरते हैं, वैसे ही आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हमारे रिलेटिव आ गए हैं और आप उनको डायरेक्ट करते हुए, उन्हें गाइड करते हुए अपने घर लेके आएंगे। उसी तरीके से रिसेप्टर मिलेगा यदि हम लोग न्यूक्लियस या फ्री राइबोसोम्स के लिए बात करें तो न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या पैरोक्सिसोम के रिसेप्टर्स हमें मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। अभी हम लोग इन सभी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो बचे हुए आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हो सकता है रह गए हों, उनका भी आंसर आपको मिल जाएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रोटीन टारगेटिंग के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स और बच रहे हैं, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। There are two mechanism of प्रोटीन टारगेटिंग। देखिए यहां पर कुछ पॉइंट का हम लोग क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन और कर लेते हैं कि प्रोटीन टारगेटिंग हमारी सेल के लेवल पर कैसे होगी। तो आप सभी लोग ध्यान दें, प्रोटीन टारगेटिंग के दो बेसिक मैकेनिज्म हो सकते हैं सेल के लेवल पर। ठीक है, अब वो मैकेनिज्म क्या है आप उसको समझिए। दो मैकेनिज्म है और बहुत आसान है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टिंग कॉन्सेप्ट ही स्टेब्लिश हो जाएगा। देयर आर टू मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग। ठीक है, वन इज सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट, एक है सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो वेसिकल्स डिपेंडेंट है। वेसिकल्स डिपेंडेंट है। हमारी सेल के लेवल पर प्रोटीन टारगेटिंग के दो बेसिक प्रोसेसेस हैं, एक सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट कह सकते हैं और एक हम लोग वेसिकल्स डिपेंडेंट कह सकते हैं। अब आप इसको समझिए कि वेसिकल्स क्या है। तो जैसे ये हमारी मेम्ब्रेन है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, ये स्ट्रक्चर बना जैसा फेगोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस में आप देखते हैं। और फाइनली ये एक मेम्ब्रेन बाउंड छोटा सा स्ट्रक्चर अलग हो गया, इसे हम लोग वेसिकल कहते हैं। इस तरीके से
अब आप जरा ध्यान दें, यदि इसी वेसिकल में प्रोटीन प्रेजेंट हो इस तरीके से, तो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटीन्स है और इस वेसिकल को हमने भेज दिया। ये वेसिकल एक ऑर्गेनल से प्रोटीन लेकर के और दूसरे ऑर्गेनल तक जाती है और उसको प्रोटीन डिलीवर कर देती। तो जिन ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल्स के द्वारा प्रोटीन की डिलीवरी होगी उसे हम लोग वेसिकुलर डिपेंडेंट या वेसिकल डिपेंडेंट प्रोटीन ट्रैफिकिंग कहेंगे, प्रोटीन टारगेटिंग कहेंगे। और दूसरी तरफ वो ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें वेसिकल्स नहीं है, प्रोटीन खुद, प्रोटीन का जो अपना सिग्नल सीक्वेंस है वो सिग्नल सीक्वेंस ही प्रोटीन को गाइड कर रहा है कि आपको कहां जाना है और वो सिग्नल सीक्वेंस ही जिम्मेदार है। अर्थात प्रोटीन किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से कवर्ड नहीं है, उस प्रोटीन को ऐसे ही ओपनली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और उसका अपना सिग्नल सीक्वेंस उसे टारगेट कर रहा है कि आपको कहां जाना है। यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर प्रोटीन अंदर है, प्रोटीन वेसिकल के अंदर है और प्रोटीन के पास अपना सिग्नल सीक्वेंस है, लेकिन मूव कर रहा है वेसिकल। तो वहां पर टारगेटिंग के लिए वेसिकल के स्पेसिफिक फ्यूजन के लिए कुछ और भी फैक्टर्स हैं, और भी प्रोटीन है, या ये कहें वेसिकल डिपेंडेंट जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग है उसके अपने कुछ नियम हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन वहां के अपने कुछ नियम है जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर बेसिकली दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, आप समझिए। एक तरफ वो ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हम प्रोटीन को एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में कवर करके, अर्थात एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर रख करके देन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेंगे। जहां इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन हमें मिलेगा उसे हम वेसिकल डिपेंडेंट या वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में आपको समझा रहा हूं। और एक तरफ प्रोटीन को हम किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से कवर नहीं करेंगे, उसको हम इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कर लेंगे ओपनली, उसे हम सिग्नल सीक्वेंस, क्योंकि उस प्रोटीन का वो सिग्नल सीक्वेंस उसे गाइड कर रहा है कि आपको कहां जाना है। यहां वेसिकल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो वेसिकल के सरफेस पर कौन सा प्रोटीन कोट है वो डिसाइड करता है कि उस वेसिकल को किस तरफ जाना है और किससे फ्यूज होना है। तो आप शायद सभी लोग उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत ही आसान है और जैसा आप लोग अभी तक समझ पाए हैं मुझे पूरा विश्वास है मैं आपको समझा लूंगा। तो शायद सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं, ओपनली हम लोग इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। इस वजह से प्रोटीन टारगेटिंग के दो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, एक सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट और एक वेसिकल डिपेंडेंट। शायद सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। अब जो वेसिकल डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट है आप उसे समझें। जो वेसिकल डिपेंडेंट प्रोटीन ट्रैफिकिंग है वो ऑर्गेनल्स के लेवल पर कहां होगी आप उसे समझ लें, उसको भी हम लोग जानेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग occurs in endomembranous system. सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, जो वेसिकल डिपेंडेंट प्रोटीन टारगेटिंग है वो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में पाया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ही इसी वजह से कहते हैं, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हम लोग इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो अपनी मेम्ब्रेन भी एक्सचेंज कर सकती। त्रिपाठी जी अभी मैं सिग्नल वाला ही बताऊंगा। मैंने अभी ये कहा कि प्रोटीन के पास अपना खुद का सिग्नल सीक्वेंस होता है। मैंने पिछले अभी आपको ये बताया कि प्रोटीन जब वेसिकल के अंदर है तो वेसिकल के अंदर उसका सिग्नल सीक्वेंस क्या करेगा। तो वेसिकल
मीडिएटेड प्रोटीन टारगेटिंग के अपने कुछ नियम हैं, उसको आगे मैं बताऊंगा। सिग्नल का कॉन्सेप्ट वही है, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अभी आप केवल इतना समझ लें कि हमारी सेल्स के लेवल पर प्रोटीन को वेसिकल के अंदर पैक करके भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और बिना पैक किए भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप शायद इस पॉइंट को सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इस वजह से हम लोग एक वेसिकल डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं, एक सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं। सिग्नल सीक्वेंस जो मैं बता चुका हूं वही कॉन्सेप्ट, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। यदि आप नहीं सुन पाए हैं तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आप कुछ मिस नहीं हुआ है, ठीक है। और यदि मैं वही दोबारा चला जाऊंगा फिर वही बातें बोलनी पड़ेंगी और पूरा का पूरा जो समय है उसी में चला जाएगा और मेरा इंट्रो भी आज मुझे लग रहा है छूट जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो, कम से कम मैं एक ऑर्गेनल की टारगेटिंग आपको पढ़ा दूं जिससे आपको पता चले कि टारगेटिंग कैसे होती है। जो अभी तक की मेहनत है उसका कुछ रिजल्ट भी मिले, उस साकार हो कि हाँ इस तरह से प्रोटीन टारगेटिंग होती है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो प्रोटीन टारगेटिंग है वो होती है वेसिकल डिपेंडेंट। यदि मैं सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन टारगेटिंग occurs from साइटोसोल 2। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन टारगेटिंग होती है साइटोसोल से। न्यूक्लियस पैरोक्सिसोम, न्यूक्लियस पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ईआर। देखिए जरा सभी लोग यहां पर ध्यान दें, जो वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अर्थात जिन ऑर्गेनल्स में ऐसी ओपनली प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करी जाएगी वो साइटोसोल से उनकी जर्नी स्टार्ट होगी। साइटोसोल से न्यूक्लियस, साइटोसोल से पैरोक्सिसोम, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट या साइटोसोल से ईआर। जैसा मैंने शुरू में कहा सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस की शुरुआत साइटोसोल में होगी और बहुत सारी प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोसोल में ही शुरू होगी और वही खत्म हो जाएगी। कुछ प्रोटीन्स की शुरुआत साइटोसोल में शुरू होगी लेकिन उनकी सिंथेसिस ईआर पर होगी जाकर के, तो साइटोसोल से ही जर्नी शुरू होगी फिर ईआर पर पहुंचेंगे, तो वहां पर भी वेसिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ईआर के बाद ईआर से गोल्जी, गोल्जी से ईआर या गोल्जी से लाइसोसोम या गोल्जी से मेम्ब्रेन, जिसे हम इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कह रहे हैं। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हम लोगों ने साइटोसोल को नहीं रखा है, तो साइटोसोल से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाने के लिए ऐसी ओपनली प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं, उसको आगे आपको बताएंगे। तो ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें ओपनली प्रोटीन को ट्रांसलोकेट कराया जाएगा, अर्थात यहां वेसिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इस वजह से एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, इन ऑर्गेनल्स की अपनी मेम्ब्रेन, जैसे हम पैरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन को ला करके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं कर सकते या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से फ्यूज नहीं करा सकते, ये ऑर्गेनल्स अपनी मेम्ब्रेन एक्सचेंज नहीं करते एक दूसरे से। जबकि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में मैंने जो ऑर्गेनल्स बताए हैं वो सभी एक दूसरे से मेम्ब्रेन एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब आगे इस क्वेश्चन को भी जानेंगे, कई बार आया हुआ है कि कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनमें या उनकी मेम्ब्रेन पर मेम्ब्रेन फ्यूजन के लिए जो प्रोटीन्स हैं, स्नेयर्स का नाम सुना होगा। तो मेम्ब्रेन फ्यूजन, जब मेम्ब्रेन आएगी तो फ्यूज भी होगी, फ्यूज अपने आप हो नहीं जाएगी, वहां पर कोई ना कोई प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई ना कोई ऐसी प्रोटीन्स होगी जो मैकेनिकल फोर्स जनरेट करेंगी जिससे फ्यूजन हो। जैसे आप लोहे में वेल्डिंग होते हुए देखा होगा, तो लोहे को लोहे के जोड़ने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक लाइट एक जो है एक एनर्जी देनी पड़ती है। उसी तरीके से मेम्ब्रेन का फ्यूजन भी आसान नहीं है, उनको फ्यूज कराने के लिए मैकेनिकल फोर्स चाहिए, तो वो प्रोटीन जनरेट करेंगी। तो ये क्वेश्चन कौन सी प्रोटीन जनरेट करती हैं वो आगे आप जानेंगे। वो क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये प्रोटीन्स कौन से
ऑर्गेनल्स पर नहीं पाई जाएंगी। तो मेम्ब्रेन को फ्यूज कराने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो ईआर को यदि हम छोड़ दें तो न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम या माइटोकॉन्ड्रिया पर नहीं पाई जाएंगी। आप शायद सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं और अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। चलिए सभी लोग यहां पर ध्यान दें। ये न्यूक्लियस है, मैंने इसको न्यूक्लियस बना दिया है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होकर के बनाती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एक वेसिकल है, इस तरीके से ये वेसिकल बन करके यहां से रिलीज होती है और ये वेसिकल फ्यूज हो सकती है आकर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। अब आप लोग सभी लोग यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मेम्ब्रेन बड होकर के अलग हो सकती है। इस तरीके से, और ये वेसिकल आकर के फ्यूज हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देखिए, जो इंडोसाइटिक वेसिकल है ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो सकती है और जो ईआर से वेसिकल रिलीज हुई थी वो भी जाकर के लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो सकती है, ठीक है। दूसरी तरफ यहां से ये वेसिकल जो बन रही है यहां से बड होकर के इस तरह से अलग हो सकती है और ये वेसिकल आकर के और ईआर के साथ फ्यूज हो सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं यहां पर जो प्रोटीन टारगेटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसे समझ सकते हैं। ईआर से वेसिकल्स बन करके बाहर निकलती हैं, ईआर की मेम्ब्रेन से अलग होती है और वो आकर के फ्यूज हो सकती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। ये फ्यूजन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ हो जाएगा और गोल्जी के साथ फ्यूज हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ गोल्जी से वेसिकल्स बड होकर के अलग हो सकती है और वो ईआर के साथ फ्यूज हो सकती। देखिए, गोल्जी और ईआर के बीच में वेसिकल्स का एक्सचेंज हो सकता है, आपस में वेसिकल एक्सचेंज करते हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो गोल्जी से वेसिकल्स बन करके अलग हो रही, बाहर आ रही हैं और ये वेसिकल आकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई। ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई। दूसरी तरफ यहां पर आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल बन करके अंदर की तरफ साइटोसोलिक फेज पर रिलीज हो गई, जिसे हम लोग इंडोसाइटिक वेसिकल कह रहे हैं। ये इंडोसाइटिक वेसिकल आकर के फ्यूज हो सकती हैं लाइसोसोम के साथ और जो वेसिकल
आप यहां ध्यान रखिएगा, जो वेसिकल गोल्जी से अलग हो रही जिसको हमने फ्यूज कराया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरह से गोल्जी से वेसिकल बन करके अलग होगी और ये वेसिकल भी आकर के फ्यूज हो सकती है लाइसोसोम के साथ, लाइसोसोम या वैक्यूल। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि लाइसोसोम जब ये डाइजेशन कर लेगा, लाइसोसोम खुद आकर के फ्यूज हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। आप जरा देखिए, यहां पर बताने का मेरा मतलब यह है कि ये ऑर्गेनल्स एक दूसरे से वेसिकल्स एक्सचेंज कर रहे हैं और उन वेसिकल्स में प्रोटीन भी हैं, अर्थात ये ऑर्गेनल्स प्रोटीन एक्सचेंज कर लेते हैं। हम इसी वजह से इनको इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन टारगेटिंग, या हम लोग एक्सचेंज भी कह सकते हैं, इन इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इन्हीं ऑर्गेनल्स को हम लोग कलेक्टिवली इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। यहां पर हम लोगों ने साइटोसोल और ईआर के बीच में एक्सचेंज नहीं लिखा हुआ है। ये इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है जो वेसिकल्स के द्वारा अपने प्रोटीन्स को या अपने लिपिड्स को एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ही नहीं एक्सचेंज करते हैं कि डायरेक्ट भेज दिया। आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे सभी लोग।